Good morning, class. Today we will move towards the last video of gastrointestinal tract, and we are studying about the clinical anatomy of the system. And in this series, today we have to study about the disorders of gallbladder. तो गॉल ब्लैडर में पहली बीमारी जो है वो है कोलेसिस्टेक्टॉमी। तो कोलेसिस्टेक्टॉमी कोई बीमारी नहीं है। कोलेसिस्टेक्टॉमी का मतलब है गॉल ब्लैडर का रिमूवल। अब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर की वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि फ़ैट का इंडाइजेशन हो सकता है, डिस्टर्बेंस इन बाइल सिक्रीशन हो सकता है, और बाइल सिक्रीशन का वेस्टेज हो सकता है। तो ये बीमारियां हो सकती हैं अगर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ complete biliary obstruction. Causes absence of bile in the intestine, which causes impaired fat digestion and absorption, defective hemoglobin formation and anemia, jaundice, itching, loss of appetite, injury to liver, hepatomegaly, impairment of liver function. कहने का मतलब है कि इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो, ये आपका जो ग्रीन वाला ये पार्ट है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। उसके साथ में जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सिस्टिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है। तो अगर इस बाइल डक्ट का किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब किसी वजह से अगर बाइल डक्ट बंद हो जाती है, ये बाइल को सिक्रीट होने के बाद ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है, तो जब बाइल निकलेगा नहीं तो ना निकलने की वजह से बाइल के जो फंक्शंस हैं वो डाइजेशन के लिए वो सारे फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, वो सारे फंक्शंस हैम्पर हो जाएंगे या रुक जाएंगे, जैसे कि फ़ैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जिसकी वजह से अनीमिया होने लगेगा, जॉन्डिस, इचिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंजरी टू लिवर, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी अगर बाइल बनने के बाद वो उसके ट्यूब के थ्रू कंडक्ट नहीं हो पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। किसी वजह से अगर बाइल डक्ट में या कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्लीट बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि पेट में इचिंग होगी, फ़ैट का इंडाइजेशन रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगना बंद हो जाएगी, इंजरी टू लिवर, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल भरता जाएगा, वो एक उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होगा तो इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन इन लिवर ऑल्सो, तो हिपैटोमेगैली हो जाएगी। हिपैटोमेगैली का मतलब है लिवर का अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाना, इम्पेयरमेंट ऑफ लिवर फंक्शंस, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। नेक्स्ट बीमारी है गॉल स्टोन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, ये मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन में आप लोगों को मिल सकती है। जो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमारे पित्त में स्टोन हो गए या पित्त में छोटे छोटे दर्द, छोटे छोटे कंकड़ हो गए हैं, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। फिर जब वो अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको ये पता चलता है कि उनके पित्त में स्टोन हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं गॉल स्टोन। तो प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर इज़ नोन एज गॉल स्टोन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलीलिथियासिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है इंडिया की कम्युनिटी में। इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो आपका गॉल ब्लैडर है, इसमें जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल निकलता है, जो बाइल सिक्रिएट होता है, वही बाइल प्रॉपर बॉडी का मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से, जैसे कि अगर पानी कोई कम पी रहा है या किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसकी वजह से ये जो बाइल है, ये बाइल स्टोन फॉर्मेशन करने लगता है, अंदर ही अंदर ये जमने लगता है और कंकड़ बना लेता है। ये इस तरह से पीले रंग का दिखाई देता है, और उसके बाद बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है लिवर में भी और गॉल ब्लैडर में भी, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और इसी वजह से कोलिसिस्टेक्टमी कर दी जाती है कई बार। अब आफ्टर द डिजीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ क्रॉन्स डिजीज़, अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलियाइटिस। क्रोन्स डिजीज़ का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ कुछ पार्ट्स में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन हैम्पर करता है, डाइजेशन में दिक्कत आ जाती है। इस बीमारी को इलियाइटिस भी बोला जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के पार्ट में इसका इन्फ्लेमेशन होता है। इलियम का इन्फ्लेमेशन होना इज़ इलियाइटिस, इसी को हम क्रोन्स डिजीज़ भी बोलते हैं।
नेक्स्ट इज़ मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का मतलब है किसी रीज़न की वजह से, मतलब जैसे अगर आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है या इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट निकाल दिया गया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना, वो एब्जॉर्प्शन का काम बंद हो जाता है, क्योंकि या तो इंटेस्टाइन प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो फूड के थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, वो सारा एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी माल एब्जॉर्प्शन में चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला। गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला का मतलब है हियर द फूड bypasses the small intestine and directly moves from stomach into the transverse colon of large intestine। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि खाना पेट में आता है, पेट से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो खाना है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बट गैस्ट्रोसीलिक फिस्टुला अगर किसी को बीमारी है तो उसमें क्या होगा, खाना सीधे पेट में आएगा और पेट से डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, छोटी इंटेस्टाइन में वो जाएगा ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन को वो बाईपास कर जाएगा। इसकी वजह से ये होता है कि खाना जो हमारे पेट में गया था वो सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में गया और वहाँ पर सिर्फ पानी एब्जॉर्ब हुआ और पूरा खाना फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर चला गया। धीरे धीरे करके लार्ज इंटेस्टाइन पे बर्डन बढ़ने लगता है और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं गया था तो हमारा न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस बीमारी को बोलते हैं गैस्ट्रोसीलिक फिस्टुला। नेक्स्ट इज स्प्रू। Here absorption defect occurs due to lack of digestive enzymes and folic acid in various parts of the small intestine। ये एक तरह का अगेन एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स और फोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट इज सीलिक डिजीज़ और ग्लूटेन एंटेरोपैथी। ये मैंने पहले भी आपको बताया है लिवर में, कि अगर हमारी बॉडी ग्लूटेन यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जिसमें रोटी खाते हैं, रोटी में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूटेन। तो सेम ग्लूटेन प्रोटीन राई, बार्ली, इन सब चीज़ों में भी पाया जाता है। हमारा पेट जो होता है वो ग्लूटेन से सेंसिटिव होता है, उसको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से सीलिक डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम ग्लूटेन एंटेरोपैथी भी बोलते हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाएँ हैं उनका स्ट्रक्चर और शेप उनका चेंज हो जाता है, उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है और कंटिन्यूसली हमारे पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, वेट लॉस जैसी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ए डायनामिक इलियस और पैरा इलियाटिक इलियस। मतलब इसका मतलब है पेनलेस कंडीशन इन विच इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आर नॉट प्रोपेल्ड इनटू द कोलन कॉजिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जब खाना हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है या स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, तो हमारी सारी जो स्मूथ मसल्स हैं इन ऑर्गन्स की वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है। तो जब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाता है तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रिटेन करने लगता है। अब वो खाना इसलिए नहीं आगे बढ़ पाता है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स हैं उनकी टोन ख़त्म हो गई है, वो किसी वजह से पैरालाइज हो गई हैं, तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है, तो खाना जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है और उसकी वजह से खाना वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा होने लगता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये खाना जो है ये पूरी तरह से यहाँ भर गया है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये फूल गई है, ये सूज गई है और यहाँ पर उसका ब्लड सप्लाई भी रुक गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो दिस इज़ ए डायनेमिक इलियस और पैरालिटिक इलियस। लास्ट इज़ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसी भी वजह से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में और खाना वहीं जमा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन विच इज़ कॉज्ड बाय पेरिस्टाल्टिक रश। दिस कॉजेज सीवियर क्रैम्पिंग पेन। होता क्या है, कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया खाने का, लेकिन पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो तो कंटिन्यूसली हो ही रहा है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये भी पता चल रहा है कि खाना आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक रश बोलते हैं। और इसी पेरिस्टाल्टिक रश की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन कॉज करता है पेशेंट में। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
Next, we will study about the disorders of large intestine. So, this is the last section of our disease, clinical anatomy of gastrointestinal tract. तो इसमें पहली बीमारी है हेमोरॉइड्स. Inflammation of the blood vessel at the end of digestive tract. It is very painful and itchy. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक रेक्टम है. रेक्टम के एंड में कई सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. अगर वही ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होने लगे, सूजन आने लगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमोरॉइड्स. अगर अंदर हो रहा है रेक्टम के अंदर तो इट इज़ इंटरनल हेमोरॉइड, और अगर बाहर की तरफ हो रहा है तो इट इज़ एक्सटर्नल हेमोरॉइड. नेक्स्ट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस. मतलब आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन वाला पार्ट है, अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है देन इट इज़ नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस. जैसा कि मैंने पहला भी बताया है, अगर किसी भी वर्ड के आगे आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन. तो कोलन प्लस आइटिस इज कोलाइटिस. इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़. इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, ये खाने को कोई गलत बैक्टीरिया समझ लेता है. वो ये समझता है कि कोई बाहर से हमारी बॉडी को ख़राब करने आया है, इसलिए वो उस फूड पे डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने लगता है, उस फूड के अगेंस्ट काम करने लगता है, जिसकी वजह से कोलन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अल्सर्स बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं. इसी को बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस. नेक्स्ट इज़ एनल फिशर. Tiny oval shaped tears in the lining of end digestive tract, that is annals. मतलब जो एनस है वहाँ पर अगर किसी वजह से स्किन फटने लगे और स्किन कटने लगे, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो एनल कैनाल है, एनल ओपनिंग है, यहाँ पर एनल फिशर बन गया. मतलब यहाँ की स्किन कट गई है, ये दूर दूर हो गई, स्किन फट गई है. इसी कंडीशन को बोलते हैं एनल फिशर. ये इस तरह से वहाँ की स्किन हट जाती है और एनल फिशर बन जाता है. इसी कंडीशन को बोला जाता है एनल फिशर. नेक्स्ट इज़ ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन या फिर हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़. ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है बच्चों में. इसमें क्या होता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो आधी से ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें नर्वस कंट्रोल नहीं होता है, उसमें कोई नर्व्स नहीं होती हैं, उसको कोई ब्रेन मैसेज भेज नहीं पाता है, वो ब्रेन को मैसेज नहीं भेज पाती है, जिसकी वजह से वहाँ की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है उस पार्ट की, और खाना हमारी बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में ही फंसने लगता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, डायरिया, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं. एंड दिस इज़ अ कॉन्जेनाइटल डिजीज़. मतलब किसी भी बच्चे में पैदाइशी ये बीमारी मिल सकती है. Next is constipation, infrequent bowel movements or difficult passage of stools that persists for several weeks or longer. ये कॉन्स्टिपेशन है, ये सबको पता होगा, जैसा कि पीकू मूवी में भी दिखाया गया था. नेक्स्ट इज डायरिया. इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ पैसेज ऑफ स्टूल्स इज कॉल्ड डायरिया और लूज मोशंस. देन द लास्ट वन इज ब्लाइंड लूप सिंड्रोम. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉमन डिजीज़ सीन इन पीपल ऑफ इंडिया या वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये मोस्टली सर्जिकली कंडीशंस की वजह से ही क्रिएट होती है. अपने आप ये बहुत जल्दी क्रिएट नहीं होती है. किसी भी वजह से अगर पेट का या इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करना पड़ा एंड बाय मिस्टेक या किसी वजह से पेशेंट के पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ भी पार्ट हटाकर उसको एक लूप बनाकर आगे के पार्ट से अगर स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में एक लूप क्रिएट हो जाता है. अब उस लूप में खाना जाकर फंसने लगता है एंड उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लाइंड लूप सिंड्रोम. दिस कंडीशन डेवलप्स इन पेशेंट्स विद सर्जिकली क्रिएटेड ब्लाइंड लूप्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. द पार्ट विच इज ब्लाइंड लूप लीड्स टू बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, breakdown of bile salts and results in nutritional problems. It is called as stasis syndrome or stagnant loop syndrome और bowel bypass syndrome. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये स्टमक है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम आ रही है, ड्यूडेनम आगे बढ़ के अपने और पार्ट्स बनाएगी, बट बगल में ही ये ब्लाइंड लूप सिंड्रोम का डायग्राम है. यहाँ पर स्टमक है, इसको ड्यूडेनम से काट दिया गया है और ड्यूडेनम के आगे वाले पार्ट से स्टमक को डायरेक्टली जॉइन कर दिया गया है. तो अब जो खाना आएगा वो स्टमक में जाकर डायरेक्टली आगे वाले पार्ट से आगे चला जाएगा.
ये जो ड्यूडेनल स्टम्प दिख रहा है या कि आपको ड्यूडेनल लूप दिख रहा है, इसमें जो खाना फंसा होगा, एक तो वहाँ पर खाने का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। खाना का एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ग्रो कर जाएंगे जो हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। तो इसी के साथ हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।